चलिए आज सेट नंबर 25। कल तो नहीं हो पाया था मैथ, कल मेरा एक्चुअली सभी क्लास बंद था। आज अब पहले इसको देख लेते हैं, समय बच गया तो उसको भी इसमें समय बचेगा 15 मिनट समय। चलो देख लेते हैं इसको। किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य इतना है, 2/5 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा? 2/3 और 3/5, इसका रेशियो निकाल लो सबसे अच्छा। 10:9 हो गया ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3000, 10 का वैल्यू 3000, 1 का वैल्यू 300, तो 9 का वैल्यू 9 तिया 2700, 2700 270 है। अच्छा 300 है, 300 है तो यहाँ भी एगो जीरो हटा दो, कितना हो जाएगा? 270 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल आ जाओ। किसी संख्या के 72% 90 है तो संख्या क्या 100% निकाल दो, काम हो जाएगा। 90/72 गुना 100, कुछ करना है नहीं। अगला 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सभी छोटे भाग का गुणनफल सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 है। तब देखो 483 छोटे भागों का गुणनफल कहता है। 9 तिया 27, ये तो गुणनफल देख लेना पहले, ये होगा नहीं होगा। 7 तिया 21 होगा नहीं होगा। 5 तिया 15 नहीं होगा। 3 1 3, ये देखो हो रहा है। आप 5 3 8 1 9, 20 तिया 60, सब ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 21 तिया 63, 21 दूना 42 और 6 48, सही है। ऑप्शन नंबर डी, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला, वैसे भी निकालने के लिए बीच वाला पद तुरंत निकल जाएगा। बीच वाला पद जो होगा ना, बीच वाला पद ये निकलेगा औसत के बराबर। औसत निकाल दो, 3 से भागा 23, ये 23 होगा। आप 23 को किससे गुना करेंगे? जो 483 होगा, 483 में भाग देगा तो ये अपने आ जाएगा 21। 21 हुआ 23 हुआ तो ये कितना होगा? 25 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 है तो इसका कहता है इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, विकर्णों की लंबाई का योग। तो ये तो थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा ट्रिपलेट का। ये तो 90 डिग्री होता है, पता है। एक भुजा की लंबाई कितना है? 61 है। 61 देखो, ये एक रिलेशन होता है 11, 60 और 61 का, ट्रिपलेट। 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर बराबर 61 स्क्वायर। देख लो एक बार होता है कि नहीं। ये हो गया 3600, 3721 हो जाएगा इसका वर्ग। 6 6 1 7, 6 1 6 2 12, 36 1 37, ठीक है। ये 121 हो गया, ये 3600 हो गया, एकदम सही है। तो 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये है 61, तो एगो होगा 11, एगो होगा 60, ये 60 तो ये भी 60 होगा, ये 11 तो ये भी 11 होगा। तो विकर्णों का जो योग हो जाएगा D1 प्लस D2 22 प्लस 120 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 142 हो गया। 142 में टिक लगा देगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ ट्रिपलेट सब याद रहेगा तो जल्दी हुआ, नहीं तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो मेन ओपन को इंडिकेट कर रहा है। कथा चार्ट एक्स में पुरुष और महिलाओं की दैनिक औसत आय कितनी है? एक्स में पुरुष और महिलाओं की दैनिक आय, एक्स में ये वर्ष, एक्स में पुरुष और महिलाओं की दैनिक आय दर्शाता है। पूछ क्या रहा है? कहता है दैनिक औसत आय, पुरुष 21 वर्ष से उससे अधिक, महिला 18 वर्ष से अधिक। चित्रित डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुष की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी? पुरुष में, पुरुष की औसत दैनिक आय में प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। पुरुष में, पुरुष कौन है? ये उजला वाला। 35 से 40 हुआ है, ठीक है। 40 से 48 हुआ, 48 से 11 का वृद्धि हुआ। यहाँ जो भी है लगभग 11 का दिमाग लगाना है। 59 से 66, ये कम है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है 35 5 40, 7 5 7, 7 से लगभग 14%। यहाँ पर देखेगा तो लगभग 8 का वृद्धि, 8 5 5 20%। यहाँ है लगभग 14% के करीब, यहाँ लगभग है 15% के करीब, 20%। 8 5 5 से यहाँ 20 के करीब, और यहाँ जो है 11 हो गया। 11 चौके 44, 11 चौके 4.5, तो 25 से 20 से ऊपर। तो यहाँ चाहे यहाँ बनता है, 2 जगह, दोनों जगह चेक कर लेते हैं। यहाँ बढ़ा है कितना?
लगभग ऑलमोस्ट 41 है, मतलब 7.7 7.7 जोड़ दो अब बटे 40.9 इतना यहाँ है, और यहाँ हो गया कितना 10.9 9 6 15 10.9 बटे 48.6 10 जोड़ेगा तो 48 58 9 6 15 59.5। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है लगभग निकाल के दे दे इसको। 41 देखो तो 7 से 7 5 35 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा तो ये हो गया 5 से ज़्यादा से भाग देंगे तो 20% से कम, 20% से कम वहाँ देगा 10 5 50 10 चौके 40 40 यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 20% से अधिक, 20% से अधिक जा रहा है। तो 20% से अधिक जा रहा है तो मैक्सिमम कहाँ पर है 2003 में वृद्धि हुआ है, 2003 में वृद्धि हुआ है। 2003 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। किसी परीक्षा में चरण में इतना अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है, तो कुल अंक कितना का था, तो 54/72 गुना 100 कर देगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला आओ, कथा निम्न में से असंगत पद को छांटे, असंगत पद को छांटे, ये क्या कर दिया, असंगत पद को छांटे मतलब सब एक ही चीज होना चाहिए। 0.02 ये भी है 0.02, ये भी 0.02 और ये 0.002, तो सबसे अलग यही ना है, सबसे अलग यही है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब 0.02 के बराबर है, ये भी 0.02 के बराबर है, ये अलग है तो अलग कर दी। कथा यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करे। कहता इसको 3/5 से डायरेक्ट गुना कर दो, 5 9 45 9 3 27 उत्तर हो गया, कुछ नहीं था। आगे बढ़ो। कहता इतना माइनस इतना भागा इतना गुना इतना का मान क्या होगा, ये भागा है तो नीचे में आ जाएगा, इतना के नीचे में 1116, 3 से काटेगा 3 3 9 3 7 3 दूना, ये और ये कट गया, 1 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ घटा दो 121 इसमें जोड़ दो तो 466 उत्तर हो गया, है ना। आसान सवाल सब। इसको फिर कहता हल करना, यहाँ लाइन ब्रैकेट है, पहले इसका काम होगा 5 7 12 9 6 15 में से 12 गया, यहाँ 3 बचा, और 15 12 27 में 3 गया, 24 बचा, 24/2 यानी 12 हुआ, और 12 6 के 72 हुआ, 6 हो गया। आगे बढ़ो। निम्न संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय है, जो वर्गमूल जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, कि इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, तो यही उत्तर हो गया, ये बाहर नहीं निकलेगा। ये फिर दिया है व्यय में टोटल वेतन, व्यय जो किया है वो वेतन खाद्य चिकित्सा टैक्स पर टोटल जो किया है, इसमें क्वेश्चन पूछता है 2001 से 6 की अवधि के दौरान वेतन में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वेतन में 2001 से 6 बताएं कि दौरान वेतन में 2001 से 6, 2001 में जो वेतन है 1500 और 2006 में 5200 है, तो देख लो कितना बढ़ा है 1500 से 5200, तो ये हो गया कितना 35 2 3700 बटे 1500 और गुना 100, ये हो गया, काट दो 5 3 15 5 से 20 बार में, काब दे 37 दूना 74 740 बटे 3 भाग देगा तो 24 3 72 246.66 246.66, तो या तो लगभग अगर कहेगा तो 247 देगा, क्योंकि 5 से आगे है, 5 से आगे है तो कितना देना पड़ेगा ना, 5 से आगे है तो 247 कर देते हैं। एक समूह के 5 सबसे छोटी संख्या का औसत इतना, जबकि समूह के सभी 13 संख्या का औसत इतना था, 8 बड़ी संख्या का औसत कितना, एलिगेशन लगा दो। कहता है जबकि सभी 13 संख्या का औसत 17 है, सभी का औसत 17, 5 सबसे छोटी का 15, और क्या कहता है सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका औसत नहीं पता है, लेकिन ये पता है जो यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 5 है और यहाँ कितना है, टोटल संख्या 13 8 है।
तब तो ऐसे में तो उल्टा हो जाएगा, दशमलव का काम करेगा, क्योंकि यहाँ का जो काम करता है यहाँ का अंतर रहता है। तो यहाँ का अंतर कितना है, 2 दिया है, तो 2 का वैल्यू 2 8 को इंडिकेट करेगा, तो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा ना। 2 का वैल्यू 8 2 को इंडिकेट करेगा, ऐसे लिखेगा। 8 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू यानी 5 का जो वैल्यू हो जाएगा 2/8 गुना 5 हो जाएगा, यानी 1.25। 1.25 बढ़ा देंगे 18.25 होगा। 18.25 होगा ऑप्शन नंबर डी। या क्या करेगा, सीधा सीधी अगर सिंपल नियम से बनाएगा तो 13 संख्या का 17 माइनस 5 संख्या का 15 और बटे बच गया 8 संख्या, 8 से भागा दे देगा, क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला आओ, ए बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर। उपयुक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण दिए गए उनके क्रमानुसार व्यक्त करें। अच्छा, ए बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, ए अकेला 15 दिन में, तो बी का 1 दिन का कार्य 1/10 माइनस 1/15 सही है। ए के 1 दिन का कार्य पहले ये लिखना है, तो बी को अकेला 30 दिन में, बी का 1 दिन का कार्य 1/30, तो देखो ये हो जाएगा। पहले इसको लिखना पड़ेगा 1 नंबर में, इसके बाद जो है बी का 1 दिन का कार्य 2 नंबर में, इसको लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/30 ना, 3 में से 2 गया 1/30, तो कहता है ये लिखेंगे बी का 1 दिन का कार्य 1/30, तो बी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, ये लिखेगा। मतलब 2 3 ये 4 ये, मतलब बी ए डी सी ऑप्शन नंबर ए। कैसे करके सवाल को बनाएंगे वो पूछ रहा है। आकाश की मासिक का इतना है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत। कहता है मासिक खर्च उसके मासिक आय का 60% है, तो मासिक बचत 40% होगा, और ये मासिक आय है इसका 40%, निकाल दो, हो गया काम। तो 40% 4 से गुना कर दो, 6 चौके 24, एगो 0 दे दो, 9 चौके 36 और 2 38, 3840 रुपया में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट आधे घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात करें। ए बी सी मान लो 3 गो है, एक बार ए बी सी तीनों हैं। ये 25 मिनट है और ये आधा घंटा 30 मिनट है, तीनों मिलकर 15 मिनट है। एलसीएम ले लो, ये हो गया 25, ये हो गया 150 ले लो। 25 से 6 बार में, 30 से 5 बार में, 15 से 10 बार में। लेकिन बी क्या करता है, बी भी भरता है। सी 3 गैलन बाहर फेंकता है, ठीक है, वो तो माइनस में आना चाहिए। तो 15 मिनट में भर जाता। टैंक की धारिता ज्ञात करें। ओके, सी का देखो क्षमता पहले निकालना पड़ेगा। ए का हो गया 6, बी का हो गया 5, 6 5 11, यहाँ है 10 से, तो ये हुआ -1, ये हुआ -1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा इसको पूरा खाली करने में, ये पहले निकालना पड़ेगा। तो 1 से 150 को खाली करने में कितना समय लगेगा, 150/1 यानी 150 मिनट। 150 मिनट में ये क्या करेगा, खाली कर देगा। और वो कहता है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, तो क्षमता बताएं। इसको गुना कर देंगे हम 3 गैलन प्रति मिनट, तो मिनट खत्म, 150 तिया 450 गैलन, 450 गैलन क्या हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हो, कहता इतना का मान क्या होगा। इसमें तब कुछ नहीं करना है। 56 इतना का मौसम ज्ञात करें। एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थी के अंकों का औसत 60 है। यदि पहले 13 विद्यार्थी के अंकों का औसत इतना, अंतिम 13 विद्यार्थी के अंकों का औसत इतना, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंकों का औसत कितना, यानी 13वीं का संख्या निकालना है। 13वीं का 25 का औसत 60 है, प्रथम 13 का जो है 70, अंतिम 13 का 50, वो एक संख्या निकालना है। ये 14 को हो गया ना, ज़्यादा हो गया तो एरो ऐसे खींचो, एरो ऐसे। औसत में 10 का कमी, यहाँ औसत में 10 का वृद्धि, यहाँ औसत में 10 का कमी। 10 का वृद्धि तो 13 में 10 का वृद्धि, 13 दहन 130,
10 का कमी तो 13 में 10 का कमी 13, फिर माइनस 130, तो ये और ये कटिए गया, क्या बचा 60, 60 उत्तर हो गया। बेसिक नियम से करेगा तो 13 गुना 70, फिर प्लस 13 गुना 50 और माइनस 25 गुना 60, ये हो गया बेसिक नियम। ठीक है, ये हो गया बेसिक नियम। अगला चलो, के का मान ज्ञात कीजिए, इसके द्वारा द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल समान होगा तो क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 तिया 48 बराबर 4 गुना ए है 4 गुना सी है के, तो 4 चौके 16 तिया 48, तो के का मान कितना आ गया, 3 आ गया। के का मान 3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलो, कहता किसी उपयोग किए गए फोन को इतना में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से इतना % कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये 44% इतना में बेचा है तो 44% कम राशि प्राप्त हुआ है। मतलब 100 में से 44 हटा लो, 56% का वैल्यू दिया हुआ है 616 जीरो, और 5% लाभ मतलब क्या 104% का वैल्यू निकालना है। तो 6160/56 और गुना क्या हो जाएगा 104, बस काट देना है। काट दो, 7 से 7 8 56, 7 से काटेगा 7 8 56 और कितना बच गया 7 8 56, 8 से काट दो 11 जीरो, ना 6 6 5 11 और 5 1 6, ठीक है। गुना कर देगा 11 से तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 1 और 1 11, ठीक है ना जी। 11 चौके 44 और 110, 11 चौके 44, 11 दहन 110 और 4 114, ठीक है। तो है 114 40 कहाँ है ऑप्शन में। किसी उपयोग किए गए फोन को इतना में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुआ है। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था। 44% कम राशि प्राप्त हुआ है तो 56% निकालना है। अच्छा, 5% लाभ है, सॉरी कितना है 5% लाभ, 4% हम लिखे, 5% है तो 105% का वैल्यू निकालेंगे। 616 जीरो आ बटे 56 गुना 105, तो ये तो अभी कट गया था कै बार में 110 बार में। अब गुना कर दो, 11 5 55 है, 110 और 5 115, 11 550, 11 550 खत्म हो गया। ये था सेट नंबर 25। ओके, चलिए स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज हम लोग 25 नंबर सेट देखते हैं क्या क्या है 25 नंबर सेट में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को के एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चे अगर किसी वस्तु निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चे अगर पदार्थ की अवस्था के विषय में हम चर्चा करेंगे तो पदार्थ की अवस्था के विषय में अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि ये अगर हम ले लेते हैं वाटर ले लीजिए, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको जल होता है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये भी हो सकता है, यानी तापमान में अगर आप परिवर्तन कर दें तो वस्तु की अवस्था आपको बदल जाएगी। एकदम ध्यान में रखिएगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में तापमान द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, तापमान द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3 बच्चे Na2CO3 इंटू 10H2O को हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं।
लेकिन यहीं पर अगर NaHCO3 आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा नहीं, ये खाने वाला सोडा कहते हैं, वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदलती है? तो बच्चे गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा, वस्तु के रूप आकार या स्वरूप के कारण उसमें संचित ऊर्जा कौन सी होगी? तो उसमें संचित ऊर्जा होगी, याद रखिए बच्चे, ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्वनि के कारण ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा कहलाता है, ध्वनि के कारण ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, करा मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर उनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देगी? तो हमको देगी बेकिंग सोडा बेटा, बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 क्षारीय प्रकृति है, और अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल। तो लवण बनेगा और जल का निर्माण करेगा, और यह आपको क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन प्रकृति हो जाती है, उदासीन, ठीक है। एसिटिक अम्ल पता है आपको बेटा, CH3COH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। साधारण नमक NaCl को साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, करा मनुष्य के श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो बच्चे 14 हर्ट्ज से लेकर के, या 16 हर्ट्ज से लेकर के कितना? 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ऐसे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए था, चूंकि नहीं है ऑप्शन में, इसलिए मार सकते हैं आप ये। ये इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि? श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अगर आप 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को ले लेंगे तो पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगा, पराश्रव्य। और अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि ले लें तो इसको क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, करा यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योगफल होता है, और ये क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का योगफल होगा, या आप कह सकते हैं mgh प्लस क्या? हाफ mv² का योगफल होगा। तो यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो कार्बन का प्रयोग करते हैं। लोहा और कार्बन मिलकर के इस्पात का निर्माण करेगा, इस्पात का निर्माण करता है। और जब इस इस्पात में क्रोमियम मिला देते हैं और निकेल मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनता है बच्चे, स्टील बनेगा। तो हम कार्बन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। तांबा, इसको कॉपर कहा जाता है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी? 29। सोडियम ये Na है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी? तो 11 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा M1 kg द्रव्यमान की एक लकड़ी के तख्ते पर 9 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण से आगे बढ़ता है। कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि M2 द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ते पर समान बल लगाने पर, ठीक है, कितना होगा? तो 5 न्यूटन का बल लगाना है। यदि दोनों तख्तों को एक साथ बांध देते हैं तो समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहले तो M1 का वैल्यू निकाल लीजिए। M1 बराबर कितना? तो 5/10 हो जाएगा ना, 1/2। चलिए M2 बराबर क्या? तो बच्चे क्या हो गया? M2 बराबर हो गया समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड का, यानी 5/20 यानी 1/4, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल द्रव्यमान और बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो ये निकालना है। ए बराबर क्या हुआ? तो F/M1 + M2 निकाल लीजिए बेटा। F का मान 5 दिया हुआ, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं,
और 1/2 और प्लस क्या है 1/4, निकालिए कितना होगा। तो 5 बटे कितना हुआ 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, 2 और 4 का, तो 2 का 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 2 अब प्लस क्या 1, 4 चला गया ऊपर और 5 गुना 4 अब बटे कितना 3 बेटा, तो निकाल लीजिए कितना होगा 5 के 20 अब 20/3, तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। दोनों से मैंने क्या किया है, पहले से मैंने द्रव्यमान m1 निकाल लिया है, यहाँ देखिए द्रव्यमान m1, बल आपको पता है 5 न्यूटन, द्रव्यमान बोलते त्वरण आपको पता है, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है ma होता है। इससे क्या कीजिए, तो इससे निकाल लीजिए m1 का मान, ठीक है। फिर उसी तरह से m2 का मान निकाल लिए और कुल त्वरण निकालना है तो बल बटा कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो एकदम आसान है सवाल, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है बच्चे, एकदम आसान है। ये F बराबर ma का कमाल है ना, इसी के आधार पर आप आसानी से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। बच्चे वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, सही बात है। मान लीजिए लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, सबकी संयोजकता एक ही होगी, ठीक है, सही है ये भी। हाँ, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है, एकदम सही है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं घटती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। परमाणु त्रिज्या एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, मान सकते हैं, ठीक है बच्चे। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो आपको क्या होगा बेटा। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ देखिए समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ऐसा कोई हम रखने का तरीका है नहीं बच्चे, इसलिए यही गलत हो गया सी नंबर, ठीक है। आपको अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा घटेगा, ये भी आपको सही है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा। नवजात बालिका है बच्चे, तो आपको पता है गुणसूत्र का जोड़ा तो बोल नहीं रहा है, 22 जोड़ा प्लस क्या XX होता है, जोड़ा तो बोलना ही नहीं आता। तो 44 गुणसूत्र आप प्लस क्या करेंगे, तो XX कर देते हैं। देखिए 44 गुणसूत्र प्लस XX और 44 गुणसूत्र प्लस XY, ये क्या होता है, लड़का में होगा बच्चे, लड़की में नहीं होगा, लड़का में होगा। तो नवजात बालिका बोल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं। धोबन सोडा के क्रिस्टलीकरण में, ठीक है, पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आसान है बच्चे, Na2CO3 × 10H2, है ना। तो ये देखिए कितना हो गया, तो आपको पता है सोडियम 23 गुना 2 प्लस कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 और 16 गुना 3 कर दीजिए और 10 गुना 80, यानी क्या हो गया 10 गुना 18 180 हो गई, है ना। तो 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस क्या 48 प्लस क्या 180, 48 12 60 और 60 23 दूनी 46 होता है बेटा, 48 12 60 और 60 4 106 हो गया, 106 प्लस 180 कितना हो गया 286। 286 में 80 जल है, आपको 286 में 180 जल है, तो 180 बटा 286 गुना क्या करते हैं 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो बच्चा क्या करेंगे, तो ऐसा करते 20 पंचा 100 और 14 यहाँ आ गया, लगभग 14.3 के आसपास। इसको काटेंगे तो 14 का 14 और 4 जीरो, 14 तिया 42, 13 पचा 65, लगभग 62.9% के आसपास होगा, 62.9% के आसपास होगा। तो पहले तो सबका फॉर्मूला निकाल दीजिए, उसके आधार पर जोड़ दीजिए, फिर क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए बच्चे। तो क्रिस्टलीकरण पानी का प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखिए धोबन सोडा बोल रहा है, तो धोबन सोडा का पहले मैंने क्या किया फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है 10H2। अब क्या किया इसका पूरा मान लिख लिया, 23 दूनी 46, क्योंकि सोडियम का 23 होता परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12 होता, ऑक्सीजन का 16 होता, 16 48 और गुना 10 कर दीजिए, 10 H2O है तो कार्बन हाइड्रोजन का कितना 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना 18 ग्राम हो गया। तो उसको करके क्रिस्टलीकरण जल पूछ रहा है तो 180 है इसमें,
180 बटा कुल निकाल लिए, निकल जाएगा। NaCl एक लवण है जो बनता है बच्चे, NaCl कैसे बनता है NaCl? तो NaCl बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक है ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। तो प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल के मदद से क्या बन जाएगा? तो ये उदासीन लवण बनेगा। उदासीन लवण का निर्माण होता है। ये क्या हो गया? प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, बैटरी टर्मिनलों में वैसे ही संबंध है जैसे चुंबक का किससे है संबंध? ठीक है, ध्रुव से ध्रुव से। और ये चूंकि रीजनिंग है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से विषम को अलग कीजिए। तो विषम कांच क्या है? तो अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव है बेटा, कांच अतिशीतित द्रव है। चांदी धातु है, तांबा भी धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। ये मिश्रण है, क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा उत्तक? तो बच्चे मांसपेशी जो है, मांसपेशी उत्तक जो है बदल देता है, व्यास को क्या करेगा? बदल देने का काम करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, मांसपेशी उत्तक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। रक्त क्या है? तो रक्त संयोजी उत्तक है, रक्त संयोजी उत्तक है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो बच्चे द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। वजन मतलब भार हो गया भार मतलब W बराबर mg, तो भार बदल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण भी बदल जाएगा, घर्षण भी बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? तो बच्चे द्रव्यमान नहीं बदलेगा। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन को मनुष्यों में श्वसन पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मिलेनिन त्वचा में होता है बच्चे, त्वचा में ठीक है, रंग वर्णक है। चलिए, दो कण जिनका आवेश Q1 Q2 है, एक दूसरे से दूरी F पर के, देखिए F1 बराबर क्या होगा या F बराबर क्या होगा? Q1 Q2। अब बट्टा क्या होगा बेटा? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है ना। ये F का मान है, ये F का मान है बेटा। चलिए, अच्छी बात है। कारण इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी 1/5 की कमी की जाती है, दूरी 1/5 कम कर दीजिए, तो नया बल मान लेते हैं F1 है, दूरी Q1 Q2 अब बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R/5 दूरी 1/5 कम कर देते हैं, तो 25 गुना क्या 25 ऊपर चला गया Q1 Q2 बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बेटा ये देखिए क्या हो गया, तो आपको पता है इसका मान कितना है? F है, हमने किया है अभी, तो 25F है ना, 25F हो जाएगा। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्तसारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो पहला समूह में ही क्षार धातु को रखते हैं। क्षार धातु बेटा क्षार धातु को हम कहाँ रखेंगे? तो प्रथम वर्ग में क्षार धातु को। क्षारीय मृदा धातुओं को, मृदा धातु अगर रहता तो दूसरा समूह में रखते, ठीक है। तो 18वां समूह में अक्रिय गैस को रखते हैं, अक्रिय गैस। तो कुछ चूंकि क्षारीय धातु कह रहा है, क्षार धातु तो नहीं बोल रहा, क्षारीय धातु बोल रहा बेटा, क्षारीय धातु कह रहा है, तो क्षारीय धातुओं को किस में रखेंगे? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में ही रखा जाता है। तो आंसर क्या होगा? क्षारीय मृदा अगर रहता तब बेटा क्या मारते? दूसरा समूह। क्षारीय मृदा को कहाँ रखेंगे? दूसरा समूह में। क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु इसको रखते हैं हम क्या? द्वितीय समूह में। तीसरे समूह में किसको रखेंगे? तो एल्युमिनियम वर्ग के तत्व को, बोरोन एल्युमिनियम वर्ग का तत्व। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो
तो बच्चे W बराबर क्या होता है mgh, है ना, W बराबर mgh। एक लड़का 120 न्यूटन भार को, तो ये mg का वैल्यू दिया हुआ 120 न्यूटन गुना ऊंचाई 2, तो 240 जूल ऊर्जा लगेगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधों के लिए अप्रभावी होता है? तो बच्चे झुर्रीदार बीज जो है, झुर्रीदार बीज क्या होगा? तो अप्रभावी लक्षण है। बाकी सभी जो है गोल फली, हरी फली, गोल बीज, ये सभी जो है डोमिनेंट फैक्टर है बच्चे, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर है। बाकी सब क्या है? नॉन डोमिनेंट है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।